शामिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले की विभिन्न तहसीलों में आज समाजवादी पार्टी ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जनपद की सभी 5 तहसीलों पर समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला। पुलिस से कई स्थानों पर धक्का मुक्की भी हुई। जिले के सभी तहसीलों पर समाजवादी पार्टी ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन 16 सूत्रीय था। सदर तहसील में प्रदर्शन कर रहे सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने आज कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, आजम खां का उत्पीड़न हो रहा है। पूर्व मंत्री पवन पांडे ने कहा कि जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर के जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। यही हाल आज सभी तहसीलों का रहा। जब से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ गया है। किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, हर तबका परेशान है। इन 4 सालों में गुंडाराज बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़ा है, दलित महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है, फर्जी एनकाउंटर बढ़े हैं, लोगों के फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। दलित मारे गए, यादव मारे गए, मुसलमान मारे गए, राजभर मारे गए, कुर्मी मारे गए, निषाद मारे गए, ब्राह्मण मारे गए। कोई ऐसा तबका नहीं जो न मारा गया हो। और आज सारे जाति बिरादरी मजहब के लोगों ने मन बनाया है कि 2022 में हम सारे लोग श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बीकापुर तहसील मुख्यालय पर भी पूर्व विधायक अभय सिंह की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोला। पत्रकारों से रूबरू होते हुए अभय सिंह ने आरोप लगाया कि जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्थानीय प्रशासन ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया है, वक्त आने पर इन्हें इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन में सपा के पूर्व विधायक अभय सिंह के नेतृत्व में मुख्य रूप से गोसाईगंज विधानसभा के अध्यक्ष सियाराम निषाद, योजन सभा के नेता पारसनाथ यादव, जिला पंचायत सदस्य अतुल यादव, सपा नेत्री रोली यादव, राजकुमारी वर्मा, गया प्रसाद यादव, संदीप यादव सहित सैकड़ों सपाइयों ने शिरकत की। तहसील मुख्यालय बीकापुर पे आज समाजवादी पार्टी ने 16 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। मांग पत्र में सपा ने किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य दिलाए जाने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने, किसानों के ऊपर लागू कानून बिल वापस लिए जाने, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद, बीज, कीटनाशक की कालाबाजारी पर रोक लगाए जाने, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिए जाने, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोके जाने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं उसे तत्काल वापस लिए जाने सहित उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की मांग की गई। बता दें कि तहसील मुख्यालय पर कड़ी नाकेबंदी के बावजूद सपाइयों का हुजूम तहसील परिसर में उमड़ा तो गगनभेदी नारों से स्थानीय प्रशासन के पसीने छूट गए। लंबे अरसे के बाद सपाइयों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की। तरीके से ये चुनाव जिले के एसपी, डीएम, सीओ और एसडीएम लड़े हैं। इलाके के थानेदार सुरक्षा के नाम पे जाकर उनको घर से बुलाए उठा करके सरकारी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों के रूप में काम किए। सुरक्षा के नाम को उनको बुलाए उठा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को दे दिया गया। ये अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में आज तक इस तरीके से नहीं हुआ था कि पुलिस वाले घूम घूम करके वोट पकड़ें और वोट डलवाएं। और अंदर मान लीजिए जो हमारे समर्थक लोग चले गए, अंदर ड्यूटी के नाम पर जो पुलिस वाले लगाए गए थे, वो पुलिस वालों ने वहाँ देख देख करके अंदर वोट लिया है और समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। मतलब इस हार को आप स्वीकार नहीं करते? बिल्कुल नहीं, हार नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की हार नहीं है, ये आम जनता की हार है, छात्रों, मजदूरों, किसानों की हार है, ये समाज का हर व्यक्ति की हार है। आपने देखा नहीं किस तरीके से अत्याचार किया गया, चाहे कुर्मी हो, केवट हो, कहार हो, कुहार हो, निषाद हो, बढ़ई हो, लोहार हो, ठाकुर हो, पंडित, हर कोई तो मारा गया है, हर कोई पीटा गया। कहीं कोई बचा? पत्रकार मारे गए, कोई बचा इसमें? जिस तरीके से अत्याचार किया गया है, ये समाज के हर वर्ग के ऊपर हमला है। किसानों पे हमला, मजदूरों पे हमला है। और जिन लोगों ने जिला पंचायत सदस्य बना करके भेजा था, जिन लोगों ने बीडीसी चुन करके भेजा था कि ये जाएंगे और हमारी आवाज को वहाँ बुलंद करेंगे, उस आवाज को वहाँ रखने नहीं दिया गया और समाज के मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों का आवाज को दबा दिया गया, दलितों, पिछड़ों की आवाज को दबा दिया गया। और हम लोग
तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे और 300 से ऊपर सीट लेकर के इस बार हम लोग आएंगे। और समय आएगा, ये लोग सिखा दिए हैं, ऐसे ही सरकार चलाई जाती है। जितना है इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। कोतवाली नगर के नाका क्षेत्र में आबकारी भवन के बगल में रखी हनुमान जी और दुर्गा जी की मूर्ति को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। अज्ञात लोगों के द्वारा यह मूर्तियां खंडित की गईं। बता दें कि इससे पहले भी कई साल पूर्व हनुमान जी और दुर्गा जी की जो मूर्ति आबकारी भवन के बगल में रखी गई थी, उसे खंडित किया गया था और यहां पर जमकर बवाल हुआ था। आज नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास और गणेश नगर मकबरा के शीतला माता मंदिर के महंत जयप्रकाश दास यहां पहुंचे। नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास ने इस प्रकरण को लेकर के खासी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा पुनः दोबारा मूर्ति रखवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। फिलहाल हनुमान जी और दुर्गा जी की मूर्ति खंडित कर दी गई अराजक तत्वों के द्वारा। इसको लेकर के स्थानीय लोगों में यहां पर आक्रोश है। एक बार और 2013 में यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसके जो है यहाँ के जैन थे अधिकारी आबकारी के, उन्होंने खंडित किया था अपने हाथ से। FIR भी दर्ज हुआ था। लेकिन आज नाका हनुमानगढ़ी पुजारी जब आए यहाँ सुबह 10 बजे पूजा करने, तो देखा दुर्गा जी का बायां हाथ दोनों और हनुमान जी का मुंह किसी ने तोड़ दिया। हम लोगों ने देखा तो है नहीं, तो इसके लिए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। नगर कोतवाल है, चौकी इंचार्ज महोदय है, SSP महोदय से बात हुई। तो ऐसी स्थिति में पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके साथ साथ जो है एक अस्थायी व्यवस्था बन जाए कि जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार का जो है धूप है, बरसात है, इसको देखते हुए एक एप्लीकेशन कल या आज में जिलाधिकारी महोदय को देंगे कि जिससे मूर्ति का संरक्षण हो जाए और पुनः प्रतिष्ठा के साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि यहाँ पर एक पुलिस की तैनाती हो। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज संपन्न हो गई। बैठक संपन्न होने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 2023 के अंत तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 2023 के अंत तक श्रद्धालु भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन कर सकेंगे। 2025 के अंत तक पूरे 70 एकड़ का विकास कर दिया जाएगा। मंदिर के प्लिंथ के लिए मिर्जापुर स्टोन का होगा उपयोग और मिर्जापुर स्टोन का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। चंपत राय ने कहा कि मंदिर के बाहरी दीवारों पर ग्रेनाइट पत्थर की 3 लेयर लगाई जाएगी। बरसात के पानी को सोखने की क्षमता ग्रेनाइट पत्थर रखता है। मंदिर के परकोटा के लिए जोधपुर पत्थर का उपयोग किया जाएगा और मंदिर में उपयोग होने वाले बंसी पहाड़पुर पत्थर के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया जा रहा है। मंदिर के अंदर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। पूरा परिसर इको फ्रेंडली होगा। बैठक में निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा, सदस्य अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन मिश्र, L&T व टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। 2 दिन में जो विचार हुआ है, वो पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहाँ गर्भगृह बनने वाला है, वहाँ भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो, अर्थात वर्षा का पानी शहर को कष्ट न दे। जो अंदर पानी आएगा, अंदर बहुत अधिक। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल निषाद पार्टी की जिला स्तरीय एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बाईपास पर स्थित एक धर्मशाला में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में सभी विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के लोग उपस्थित थे। निषाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर के गृह मंत्री, भारत सरकार तथा बीजेपी अध्यक्ष को तथा मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द
ज्ञापन भेजने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर डॉक्टर निषाद ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में हमारी उपस्थिति दूसरी या फिर अंतिम प्राथमिकता हो सकती है। समाज हित के लिए हमें मंत्री पद तो क्या, दुनिया के सभी सुखों का त्याग करना पड़े तो करने को तैयार हैं। डॉक्टर संजय निषाद का राजनीति में आने का एक ही उद्देश्य है, मछुआ एससी आरक्षण और मछुआ समाज का विकास। फिलहाल सम्मेलन में आज वक्ताओं ने निषाद आरक्षण विरोधी होने का आरोप अन्य पार्टियों पर लगाते हुए कहा कि बीजेपी इसका समर्थन करती है। निषाद पार्टी हमेशा से समाज के हित की बात करती आई है और समाज हित के लिए 2019 में भाजपा से जुड़ी थी। संजय निषाद ने कहा कि समाज के कल्याण और भविष्य के लिए सड़क पर उतरेगी उनकी पार्टी। आरक्षण से डिप्टी और मतलब एसपी और डीएम ले लो, तो आज के दिन में इनकी एक मांग है कि कम संख्या वाले लोग आज के दिन में चेहरा लगाकर डिप्टी सीएम का और वोट ले रही बीजेपी। तो इनका एक डिमांड है, यही इनका कहना है, इसलिए बुलाया था सलाह देने के लिए कि भाई डॉक्टर संजय को हम लोग सीएम बनाने के लिए परेशान हैं और पार्टी इसलिए बनी है, जैसे दलितों की बेटी बनी, यादव भाई का बेटा बना। तो हम मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी का और इस समय त्रिस्तरीय चुनाव में चौथे नंबर पर चली गई। तो डॉक्टर संजय का चेहरा डिप्टी सीएम के रूप में प्रयोग करें तो निश्चित रूप से 2022 का आसानी से जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बीकापुर बार एसोसिएशन की बहुप्रतीक्षित चुनाव की घोषणा होने के बाद गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही तमाम पदों के उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद खान द्वारा अपने समर्थित अधिवक्ता साथियों के साथ एक सेट में नामांकन किया गया। वहीं मंत्री पद के लिए श्याम नारायण पांडे ने भी अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ एक सेट में पर्चा दाखिल किया। इससे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए अध्यक्ष पद के दावेदार आबाद अहमद खान ने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान सिविल कोर्ट की स्थापना तथा अदालतों में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण की कवायद उनकी प्राथमिकताओं में है। वहीं मंत्री पद के प्रत्याशी श्याम मनोहर पांडे ने भी अधिवक्ताओं के हित में कार्य करने की संकल्पना व्यक्त की। बीकापुर बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव के अंतर्गत ये चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मैंने आज अपने तमाम साथियों के साथ अपना नामांकन फार्म जो है सबमिट किया है और मुझे अपने बार एसोसिएशन बीकापुर के तमाम सम्मानित साथियों का पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा अध्यक्ष पद का। और हमारी जो पहली आवश्यकता है वो बीकापुर बार एसोसिएशन में दीवानी न्यायालय की स्थापना के लिए मैं निश्चित रूप से कृत संकल्पित रहूँगा और उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। दूसरा, हमारे बीकापुर में जब से कोरोना काल चल रहा है वो न्यायालय प्रक्रिया पूरी ठप पड़ी हुई है। मेरा प्रयास होगा कि अधिकारियों से मिलकर के और हमारे तमाम अधिवक्ता वरिष्ठ साथियों से मिलकर के एक ऐसी रूपरेखा तैयार करूँगा जिससे बीकापुर में न्यायालय वाली प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से तेज़ी से चले, ताकि आम जनता को, ग्रामीण जनता जो आती है यहाँ प्रवादकारी जनता, उसे उसका लाभ मिल सके। 2022-23 में 21-22 में मंत्री पद का उम्मीदवार है। 2015-16 में मैं मंत्री पद रह चुका हूँ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है अपने कार्य को संपादित मैंने किया। इस वर्ष अगर साथियों ने मुझे अवसर दिया तो मैं अधिवक्ता हित के मान सम्मान गरिमा के अनुकूल कार्य करूंगा, अधिवक्ता हित में और पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करूंगा।